So look at the board. Two new adjustments, that is interest on capital and interest on drawings. People here. So you have already done something that is called as 10% loan, 10% investments. किया है हमने इधर एडजस्टमेंट. आपको जब भी 10% लोन दिख जाए तब आप क्या करते हो? CCC, कैलकुलेट, चेक, कंपेयर. फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका अगर आपने लोन लिया है तो आपको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, बराबर है. देन यू चेक हैव यू पेड एनीथिंग. और अगर आपने कुछ भी पे नहीं किया तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? आउटस्टैंडिंग. बराबर है. सपोज आपका लोन है 50,000 का, 10% इंटरेस्ट है तो 5,000. तो कुछ भी पे नहीं किया तो पूरा का पूरा 5,000 इज आउटस्टैंडिंग. क्या दो इफेक्ट्स देते हो आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का जो देना बाकी है? Outstanding expenses. One is P&L debit and one is add to loan in the liability. Same way, जैसे loan is a liability for the business, मतलब business has to pay it to the outsiders, तो उस पे इंटरेस्ट देना बाकी है, पेएबल होता है. सेम वे कैपिटल जो होता है वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक लाइबिलिटी है. सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है बट इंटरनल है. किसको देना बाकी है? ओनर को देना बाकी है. तो जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वैसे ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना बाकी है? बाहर वाले को, बैंक लोन को जिसने लोन दिया है. तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना बाकी हो? ओनर. ओनर को देना बाकी होगा. ठीक है. थोड़ा सा वियर्ड सा आइटम है बट इसका लॉजिक है कुछ. अभी कैपिटल समझो ओनर ने बिजनेस में डाला है 1 लाख, उस पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फॉर फुल ईयर. तो कितना होता है ये? 10,000 रुपया. तो ये होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन? P&L डेबिट एंड लायबिलिटी में एड टू लोन. So what will be the two effects of outstanding interest on capital? P&L debit, business का expense, and add to capital. बराबर, absolutely right. Absolutely right. These are the two effects. क्योंकि capital owner को देना पड़ता और P&L debit क्योंकि आपका business का expense है. बट थोड़ा और इसके बारे में सोचोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि देखो अगर P&L debit में मैं ये 10,000 लिख दूं तो एक्सपेंस बढ़ा मतलब प्रॉफिट कम हो गया. समझो मेरा प्रॉफिट ₹1,00,000 था तो 10,000 से कम हो गया, 90,000 हो गया. व्हाट डू यू डू विद दैट फाइनल प्रॉफिट? एड टू कैपिटल. ओनर को बिलोंग करता है ना प्रॉफिट्स. 1 लाख का 90,000 हो गया, एड टू कैपिटल हो गया. अच्छा, व्हाट वाज द सेकेंड इफेक्ट? कैपिटल में. तो 90,000 प्रॉफिट प्लस 10,000 इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया? 1 लाख. तो 1 लाख ही जाने वाला था. अगर वो इंटरेस्ट की एंट्री ना भी करता तो कितना प्रॉफिट जाने वाला था ओनर को? 1 लाख. और इंटरेस्ट की एंट्री करने के बाद भी कितना जा रहा है? कैसे 1 लाख जा रहा है समझ में आया? इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000 हो गया. और वो कैपिटल में ऐड हो रहा है 90, और 90 भी ऐड हो रहा है और ये प्लस 10 भी ऐड हो रहा है इंटरेस्ट का. तो इंटरेस्ट ना भी करते तो भी 1 लाख होता, इंटरेस्ट कर रहे हो तो भी 1 लाख ही है. तो एक्चुअली ले देके कुछ फर्क तो पड़ा. तो व्हाई द हेल दिस एडजस्टमेंट? ये इंटरेस्ट है ना, लोन का इंटरेस्ट है ना, हम लोग बाहर वाले को देते हैं. लोन का इंटरेस्ट बिजनेस बेस्ड टू आउटसाइडर्स, तो सेंस बनता है. लेकिन ये इंटरेस्ट किसको जा रहा है? ओनर को ही जा रहा है. तो खुद ही खुद को दे रहे हो पैसा, खुद का ही प्रॉफिट कम करके खुद का ही कैपिटल बढ़ा है. खुद का ही प्रॉफिट कम किया, खुद का ही कैपिटल बढ़ा है, तो ले दे के बात तो कुछ बनी नहीं. तो व्हाई आर वी शोइंग दिस एडजस्टमेंट? ये एडजस्टमेंट दिखाने का लॉजिक क्या है? क्योंकि नेट इफेक्ट तो नलिफाई हो रहा है. यू अंडरस्टैंड? प्रॉफिट कम हो रहा है, सामने कैपिटल बढ़ रहा है, सो इनडायरेक्टली द नेट इफेक्ट रिमेन्स सेम. देन व्हाई दिस एडजस्टमेंट कम्स इन द बुक्स? एनीवन? प्रेजेंटेशन तो ठीक है नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे बिजनेस इज पेइंग इंटरेस्ट टू द ओनर. सर क्योंकि अगर सेम पैसा बैंक में डालते तो फिर उसके लिए उसका इंटरेस्ट मिलेगा. एग्जैक्टली. खाली ये जानने के लिए कि उसका बिजनेस में मिनिमम कितना रिटर्न छूट रहा है. अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं
और मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपीज डाला हुआ, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा एटलीस्ट एफडी या गवर्नमेंट बॉन्ड जितना रिटर्न तो छूट रहा है बिजनेस में से, उतना तो मुझे वापस आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है मुझे। तो अगर मैं लाख रुपया डाल रहा हूँ बिजनेस में और मैं 10% सपोज एफडी में डालता हूँ तो 10% मिल जाता है, क्या बॉन्ड्स में डालता हूँ तो 10% मिल जाता है। तो मैं चेक करूंगा कि इंटरेस्ट और कैपिटल चेक कर लूंगा डाल के एंट्री कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए मुझे, 10,000 मिलना चाहिए। अब अगर मेरा बिजनेस का प्रॉफिट आर 30,000 तो 10,000 इंटरेस्ट काटने के बाद भी ओनर को कितना जाने वाला है, 20,000 जाने वाला है। तो इट्स गुड, मेरा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट्स कर रहा है, आई एम रिलैक्स्ड। बट अगर मेरा बिजनेस 30,000 की जगह 11,000 का प्रॉफिट कर रहा है या फिर 9,000 का प्रॉफिट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कितना इंटरेस्ट देने का मेरे को, 10% के हिसाब से कितना बनता है 10,000, उसके बाद कितना बचेगा, खाली 1,000 रुपए। या फिर अगर 9,000 प्रॉफिट कर रहा तो उतना भी नहीं मिलता, तो सेंस ही नहीं बनता है बिजनेस करके। व्हाई द हेल आई शुड do so much of magajmari and do the business for this chanakul? Instead of that, I can put the money in government bonds and sit. वहां से 10% आ ही रहा है मेरे को, तो why the hell I should do the business? तो आपको ये चेक करने के लिए कि आपका बिजनेस मिनिमम इतना रिटर्न तो दे रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए खाली आप ये एंट्री डालती, ये खाली बुक एंट्री। इसका बिजनेस के अमाउंट्स के साथ, कैश के साथ, प्रॉफिट्स के साथ कोई चेंजेस खास होने वाला नहीं है, नेट इफेक्ट सेम ही है। तो खाली बुक एंट्री आपने डाल के रखी है। बुक एंट्री क्या है, पीएनएल डेबिट और कैपिटल में ऐड, वो चेक करने के लिए कि भैया इंटरेस्ट काटने के बाद आप कितना कमा रहे हो। एटलीस्ट इंटरेस्ट बाहर के बॉन्ड्स और डिबेंचर जितना तो आप कमा रहे हो कि नहीं, उतना तो मिनिमम कमाना चाहिए ना बिजनेस। आपको मैं 1 लाख रुपया दूं और 2 चॉइसेस दूं, एफडी में डालना है या बिजनेस में डालना है, तो आप चेक करोगे एफडी कितना दे रहा है, लेट्स से 10% दे रहा है, या बॉन्ड्स कितना दे रहा है 10% दे रहा है, बिजनेस कितना दे रहा है 30% दे रहा है, तो आप किस में डालोगे, बिजनेस में डालोगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा बॉन्ड्स 10% दे रहा है, बिजनेस 8%, बॉन्ड्स आर सेंसिबल ऑब्वियसली, इज दिस क्लियर? तो दैट इज व्हाट इज द एंटायर स्टॉक मार्केट साइकिल। जो साइक्लिकल स्विंग्स रहते हैं ना, अभी कोविड आया था ना, अभी मार्केट सब डाउन थे, सब लोग बेच रहे थे। व्हाट आर मार्केट स्टॉक्स, व्हाट आर स्टॉक्स, शेयर ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ बिजनेस, पीपल वर सेलिंग बिजनेसेस, सो दे वर पुटिंग द मनी इन द बॉन्ड्स, क्योंकि बॉन्ड्स का रेट अट्रैक्टिव था 7%, 8%। फिर जब कोविड के बाद एकदम बूम आया, कोविड के बाद बूम आया, आपने देखा होगा 1-1.5 साल तक मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, तभी लोग क्या करते हैं, सारा पैसा बॉन्ड्स और एफडी से निकाल के मार्केट्स में डाल देते, क्योंकि बिजनेस अच्छा करने लगे थे, प्रॉफिट्स बना रहे थे, तो सेंस बन रहा था बिजनेस में डालने का पैसा। वापस अभी एक लिमिट आ गई, जैसे सब बूम आ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई मार्केट में, सबके हाथ में पैसा आ गया, तो गवर्नमेंट को वो भी चेक करना है कि महंगाई को कंट्रोल में रखना है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चालू कर दिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का चालू किया मतलब बिजनेस को पैसा महंगा हो गया, लोन्स महंगे हो गए, लोन्स महंगे हो गए तो बिजनेस में काम करने की एक्टिविटीज कम होने लगी, वापस कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया इकोनॉमी। तो अभी वापस क्या कर रहे हैं लोग, शेयर्स को डंप कर रहे हैं और पैसा डाल रहे हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो अभी क्या चालू है, वापस रिसेशनरी साइकिल चालू। लास्ट 2-3 महीने से स्टॉक मार्केट सब डाउन है, तो इसके लिए पैसा कहां जा रहा है, बॉन्ड्स में जा रहा है। यही कंसेप्ट है, यही चीज के लिए ओनर क्या करता है, खाली बुक एंट्री बना के रखता है चेक करने के कि मिनिमम इतना पैसा तो छूट रहा है या नहीं। समझ आया? तो इसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वापस कैपिटल में ऐड भी हो गया, तो एक जगह बढ़ा एक जगह कम हो गया, खाली चेक करने के लिए इतना मिल रहा है कि नहीं, वो एंट्री बात थी। तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हु इज गिविंग दिस इंटरेस्ट टू, बिजनेस इज गिविंग टू ओनर। अच्छा, ये पेड है कि पेएबल है, देख लो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेड है कि पेएबल है, आप कैश में दे रहे हो कि पेएबल, सॉरी पेएबल, और हमेशा पेएबल ही होगा, क्योंकि ओनर और बिजनेस के जो भी लिंक्स होते हैं ना, अगर बिजनेस को कुछ देना है तो वो पेएबल रखेगा, और बिजनेस को अगर ओनर से कुछ लेना है तो रिसीवेबल रखेगा, कभी रोकना नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ओनर का पैसा बिजनेस में है, उसको जब भी पैसा डालना है तो वो कैपिटल के फॉर्म में डाल सकता है, कैश टू कैपिटल, और जब भी निकालना है तो फंड्स के फॉर्म में निकाल सकता है, उसी के हाथ में कंट्रोल है।
तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ ओनर ये ले तेरा इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट, ये ले कैश, ये ले 1 साल का 10% इंटरेस्ट, ये ले कैश। यू वोंट पे इंटरेस्ट टू कैश, कैश वाला पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, खाली पेएबल दिखा। ओनर को जब जी चाहे तो वो ड्रॉइंग्स के फॉर्म में निकाल सकता है। बात समझ में आई? तो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इट इज एन इंटरेस्ट पेएबल बाय द बिजनेस टू द ओनर, पेएबल बाय द बिजनेस टू द ओनर। Just a book entry, just to check whether you are able to recover that much from the business minimum. इसका ऑपोजिट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। What are drawings? ओनर जो पैसा बिजनेस से लेके गया, तो ये क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? एनी आइडिया? एसेट। हाँ, ये रिसीवेबल होगा। ये क्या था? पेएबल। ये क्या होगा? रिसीवेबल। जैसे लोन पे इंटरेस्ट पेएबल होता है, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट हमने डाला है पैसा तो मिलना चाहिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉइंग्स इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल का पैसा ओनर को देना बाकी है, तो ड्रॉइंग्स का पैसा ओनर से इट्स लाइक यू हैव गिवन अ लोन टू समवन, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो लेट्स से द ओनर हैज मेड अ ड्रॉइंग्स ऑफ 12,000 ड्यूरिंग द ईयर। इस पे 10% इंटरेस्ट है फॉर 6 months। वाई 6 months? आई टेल यू द रीजन। 600 रुपया आता है। अभी ये इंटरेस्ट पेएबल होगा कि रिसीवेबल? लॉजिक समझ रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस ने ड्रॉइंग्स का पैसा ओनर को दिया है, उससे इंटरेस्ट रिसीवेबल। वापस बुक एंट्री है, देखो इसका दो इफेक्ट क्या था? पीएनएल डेबिट एक्सपेंस एंड ऐड टू कैपिटल, ओनर को देना बाकी है। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? रिसीवेबल का दो इफेक्ट क्या होता है? पीएनएल क्रेडिट and add to investments. So P&L credit इसका भी सेम and add to investment ना, यहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट? ड्रॉइंग्स। तो add to drawings, instead of adding to drawings you can subtract from capital, it is one and the same thing. अब वापस नेट देखो क्या हो रहा है? P&L क्रेडिट, प्रॉफिट बढ़ा, कैपिटल में से माइनस, वापस घट गया। समझो आप बिजनेस 70,000 कमा रहा है, 70,000 पे 600 ऐड हो जाएंगे, 70,600 बराबर 70,600 प्रॉफिट। लेकिन सामने दूसरा इफेक्ट क्या कर रही है? 600 का कैपिटल में से माइनस, एड 70,600 एंड माइनस 600, योर नेट इफेक्ट इज स्टिल 70,000। वापस इट्स जस्ट अ बुक एंट्री, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज आल्सो बुक एंट्री, बट व्हाई? इसका रीजन समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? व्हाई व्हेन वी पास दिस बुक एंट्री? Just to keep a track whether we are able to recover at least that much from the business. Why are we keeping a interest on drawings? सेम हम लोग को भी इतना रिटर्न मिलना चाहिए अगर पैसे बाहर जा रहे हैं। और कुछ ये रेट भी बिजनेस से डिसाइड करता है। करेक्ट जा रहे हो? थोड़ा और ड्रॉइंग्स, ओनर ने जो ड्रॉइंग्स किया है उस पर ओनर इज गिविंग द इंटरेस्ट टू द बिजनेस। एडिशनल कैपिटल, कैपिटल भी आउट हो जाए। हाँ एडिशनल कैपिटल तो ओनर डालता है, बट ये ड्राइंग जो निकाल रहा है कैश फ्लो, इनकम, हाँ टू कीप अ कंट्रोल ऑन ड्रॉइंग्स, टू कीप अ कंट्रोल ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आपके बिजनेस में आप ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाल दो तो ओनर चेक कर रहा है कि उसने अगर 12,000 विड्रॉ किया है तो 600 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 लाख विड्रॉ किया है तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5,000 6,000 देना पड़ेगा। तो वो ट्रैक हो गया ना कि उसको दिख रहा है कि जितना ड्रॉइंग कर रहा है उतना उसको वापस देना पड़ रहा है। जस्ट कीप अ कंट्रोल, टू कीप अ कंट्रोल ऑन ड्रॉइंग्स यू हैव दिस एंट्री। आपको वेट लूज करना है, ऐसे ही दे दूंगा वेट लूज करो, कुछ नहीं, आप टूट पड़ोगे खाने पे। लेकिन आप एक चार्ट बना लो, डाइट चार्ट, हाँ इतना इतना इसमें इतना कैलोरी, इतना कैलोरी, इतना कैलोरी, इतना कैलोरी है। अब आप खाने का चालू करो, हाँ इतनी इतनी इतनी, अरे बाप रे इतनी कैलोरीज थी गया, 2 दिवस पति भी हो गया, आज नहीं खाओ। तो आपके पास एक रिकॉर्ड है, बाकी रिकॉर्ड क्या पेपर है, फाड़ दोगे तो ऐसे ही खाने लगोगे। बट आप अगर रिकॉर्ड रखोगे तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा। तो वैसे ही टू कीप अप कंट्रोल ऑन ड्रॉइंग्स के ज्यादा विड्रॉइंग्स ना हो जाए, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, इतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा वापस बिजनेस को, उसके लिए आप ये बना के रखते। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत कम काम का है, ये नेक्स्ट ईयर आपको 12th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा काम का आएगा जब आप पार्टनरशिप करो। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एक ओनर नहीं होता, 2 3 4 5 ओनर्स हो जाते हैं।
तो सबका कैपिटल अलग होता है और सबके ड्रॉइंग्स भी अलग होते हैं, तो सबके कैपिटल पे इंटरेस्ट डाल दो। तो किसी ने 10 लाख रुपया डाला तो उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, किसी ने 5 लाख डाला तो उसको 5 लाख पे मिलेगा, किसी ने 3 लाख डाला तो उसको 3 लाख पे मिलेगा। तो सबको अलग अलग रिटर्न्स मिलेगा, सब खुश। और ड्रॉइंग्स में भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप में ज्यादा काम है। 3 पार्टनर है, ए बी सी। ए ने विड्रॉ किया 1 लाख, बी और सी ने विड्रॉ किया 10,000। तो ऑब्वियसली ए विल पे मोर इंटरेस्ट टू द बिजनेस, बी एंड सी विल पे लेस। तो कंट्रोल रहेगा बिजनेस में, कोई ज्यादा विड्रॉ नहीं करे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में खुद का कंट्रोल गिरे रहता है, पार्टनरशिप में ये ज्यादा काम है। समझ रहे? तो कारण क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? डिड यू अंडरस्टैंड? To compare your returns with the government bank returns. What is the use of interest on drawings? Control on drawings. Keep a control on so that you don't withdraw unnecessarily more. और withdraw नहीं करना चाहिए। जितना बिजनेस में पैसा बना रहे उतना अच्छा है। घर पे जाके पार्टी शार्टी करके उड़ा नहीं देने का, उड़ा कर रहेगा, बट कीप मेजोरिटी ऑफ द मनी इन बिजनेस। थोड़ा पैसा है लोनावाला में जाके उड़ा दिया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर ना? ठीक, सो कंट्रोल रखने का। बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतना आपको क्या होएगा? रिटर्न्स ज्यादा। अभी एक और चीज अगर आपने ध्यान दी होगी, मैंने यहाँ पे 6 महीना लिया, कैपिटल पे डाउट है, कैपिटल पे इंटरेस्ट 12 महीने का लिया है, बट ड्रॉइंग्स पे इसके पीछे एक अजम्पशन है। व्हाट इज अजम्पशन? ओनर जब भी कैपिटल डालता है ना बिजनेस में, तो थोड़ा थोड़ा पूरा साल में डालेगा कि स्टार्टिंग में डालेगा? स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग से एंड तक कैपिटल पड़ा है तो 12 महीने, बराबर। बट ये ड्रॉइंग्स, उसके साल भर के ड्रॉइंग्स 12,000, तो क्या उसने एक साथ पूरा 12,000 विड्रॉ किया है कि थोड़ा क्या लगता है? ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा प्रॉफिट्स कमा रहे हो, थोड़ा घर पे लेके जाओगे घर चलाने के लिए, एक साथ पूरा 12,000 निकालो, थोड़ा निकालोगे। तो ये ड्रॉइंग्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब सपोज इसने 1,000 रुपया अप्रैल में निकाला है, 12,000 टोटल ड्रॉइंग्स है, लेकिन एक साथ तो पूरा विड्रॉ किया होगा कि नहीं? थोड़ा निकाला होगा। तो 1,000 अप्रैल में निकाला होगा, फिर 1,000 मई में निकाला है, अप्रैल टू मार्च का साल है, फिर 1,000 जून में निकाला होगा, फिर 1,000 जुलाई में निकाला होगा, एंड सो ऑन। लास्ट 1,000 यू वुड हैव विड्रॉन इन मार्च। तो जो पहला 1,000 उसने निकाला है, अगर आप बढ़िया लॉजिक अप्लाई करो, बिजनेस देख रहा है कि उसने पहला 1,000 रुपया निकाला, कब निकाला? तो कैन आई से फर्स्ट 1,000 रुपीज यूज फॉर 12 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो पहले वाले 1,000 पे 10% फॉर 12 महीना, 12 महीने का ब्याज लगेगा। बट दूसरे वाले 1,000 पे 10% और 11 महीना लगेगा, क्योंकि मई में निकाला था, मई से मार्च। तीसरा वाला 1,000 उसने जून में निकाला है, तो उस पे 10% फॉर 10 मंथ्स लगेगा। चौथे वाले पे 10% फॉर 9 मंथ्स लगेगा, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, और लास्ट वाला 1,000 जो उसने मार्च में निकाला है, उस पे 10% फॉर 1 मंथ लगेगा। तो व्हाट कैन वी कंक्लूड? पहले वाले 1,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, दूसरे वाले 1,000 पे 11 महीने का, तीसरे वाले 1,000 पे 10 महीने का, चौथे वाले पे 9 months, क्योंकि he has withdrawn it but not at one stroke, he has withdrawn it evenly, yes, the drawings are distributed evenly throughout the year. Are you understand? So अभी प्रैक्टिकली तो कुछ और भी हो सकता है। प्रैक्टिकली उसने 4,000 फर्स्ट अप्रैल को निकाला होगा, 4,000 फर्स्ट जुलाई को निकाला होगा, 4,000 फर्स्ट अक्टूबर को निकाला, सब कुछ। तो पहले 4,000 पे 12 महीना, दूसरा 4,000 पे 9 महीना, तीसरा 4,000 पे 6 महीना। तो अगर पता है तो उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन नहीं पता तो आप ये अज्यूम करते कि द ड्रॉइंग्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। तो अगर आप ये सारा इंटरेस्ट करोगे ना कैलकुलेट, तो अभी इसमें क्या है देखो, 1,000 पे 10% 12 मंथ, फिर 1,000 पे 10% 11, फिर 1,000 पे 10% 10। कैन आई से दिस इज कॉमन? 1,000 10% इज कॉमन, उसको बाहर रखो। आप ये सब ऐड कर सकते हो, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9, ये सब ऐड कर सकते हो। तो ये सब ऐड करोगे ना तो आपको मिलेगा 78।
12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका टोटल मिलेगा 78। तो आपको क्या मिलेगा अल्टीमेटली 1000 पे 10% फॉर 78 months, 78/12। बट इसमें भी हम लोग और डेप्थ में जाते हैं। हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि उसने ना 1 अप्रैल को 1000 नहीं निकाला, उसने 15 अप्रैल को निकाला, मिडल ऑफ द मंथ। कब निकाला है? मिडल ऑफ द मंथ में निकाला। कब निकाला है? ये अजम्पशन है कि उसने जो ड्रॉइंग्स किए हैं एक तो इक्वली किए हैं और कब किए? मिडल ऑफ द मंथ, एग्जैक्ट मिडल, नॉट फर्स्ट डेट नॉट लास्ट डेट। 15th of April, 15th of May, 15th of June, 15th of July। तो पहला जो ड्रॉइंग होगा ना उसमें 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पर लगेगा 11.5, क्योंकि अप्रैल 15 को निकाला है। अप्रैल 15 से 31 मार्च 11.5। दूसरे वाले के 11 नहीं लगेगा, 10.5 लगेगा। तीसरे वाले पे 9.5, चौथे वाले पे 8.5 मंथ्स लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? समझ आ रहा है? क्या अज्यूम किया है? 15 तारीख को विड्रॉ हुआ है पैसा। तो इन सब का टोटल करोगे ना, 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 till 0.5, you will get 72. Instead of 78, you will get 70. Now, can I write 72 as 12 into 6? Now, all our multiplications, I can bring this 12 over here, so I get 12,000 ka 10% for 6 months, which is my interest on. This is the story. ये पीछे की राम कहानी है। ये राम कहानी अभी नहीं है, सीए फाउंडेशन में आई, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा शॉर्टकट अप्लाई। तो हम लोग ये 6 महीना क्यों यूज करते हैं? 6 महीने के पीछे लॉजिक क्या है कि 12,000 उसने एक साथ विड्रॉ नहीं किया, 1,000 करके किया है। और पहला 1000 कब किया है? अप्रैल में, दूसरा मई में, तीसरा जून में। और अप्रैल में जून की कौन सी तारीख को? 15 15th को उसने निकाला। इसके लिए उसका पूरा एब्रीवेट करोगे तो डायरेक्टली 6 महीना मिलेगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1000 पे 12 बार इंटरव्यू टेक 12,000 पे सीधा 6, यू विल गेट द सेम आंसर। इज दिस क्लियर? समझ में आया लॉजिक? तो एडजस्टमेंट्स पेज नंबर 114 ले लो सब लोग पहले। पेज नंबर 114, उस पर आपको मिलेगा